So angular momentum of an electron is given by formula root of L into L plus 1 into H upon 2 pi. आई बात समझ में? हाँ सर। तो एंगुलर मोमेंटम तो n पे डिपेंड ही नहीं करता, मतलब किसी भी शेल का सिर्फ L पे डिपेंड कर रहा है, मतलब किसी भी शेल का s ऑर्बिटल होगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम सेम ही रहेगा, राइट? एनर्जीज भले अलग हैं, एंगुलर मोमेंटम उनका सेम होगा. So since L does not depends on n, term of any S subshell will be same. थोड़ा सा और अच्छा स्टेटमेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ सबशेल एस सबशेल ऑफ एनी शेल, एनी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल विल बी. तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल पे डिपेंड नहीं करता, वो तो एल की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है भाई, एल की वैल्यू जैसी रहेगी, कोई भी एस और एस सबशेल हो तो उसके लिए एल की वैल्यू तो 0 ही आने वाली है, काम खत्म. ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये हो गया अपना सेकेंड क्वांटम नंबर. अब चलते हैं थर्ड क्वांटम नंबर पे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. दिस इज थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. सो थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर. तो सवाल ये है कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या जस्टिफाई करता है. तो लेट्स रिकॉल ज़ीमन इफेक्ट. ज़ीमन इफेक्ट याद है आपको? व्हाट वाज इट? ज़ीमन इफेक्ट हमने पढ़ा था फेलियर ऑफ बोर मॉडल ऑफ एटम में. बोलो. सही से तो याद नहीं, पर मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड. करेक्ट. अगर ये एटम है, इससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, ये स्पेक्ट्रल लाइंस आ रही है, अगर इस पे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो, मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो यही लाइंस फिर फर्दर स्प्लिट हो जाती हैं, बट क्लोजली, बट ये लाइंस ही स्प्लिट हो जाती हैं, कट जाती हैं दोनों. ठीक है, तो जिसको हमने डिस्कस भी किया था, ऐसे कैसे हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो एनर्जी लेवल तो नहीं चेंज हो गया ना, बट अंदर एनर्जी लेवल चेंज होते हैं. क्यों चेंज होते हैं मैं समझाता हूँ. तो इसका जस्टिफिकेशन कैसे दिया हुआ है, सी. जब हम डिस्कस किए थे, किसी ने तो बोला भी था, शायद शुभम था जिसने बताया, बोला भी था कि मैग्नेटिक फील्ड उसका भी होता है, तो एकदम सही बात थी. तो क्या होता है, एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन, अगर एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, अगर आपने टेंस का थोड़ा सा याद होगा, फिजिक्स में पढ़ा था, एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इज एज गुड एज अ करंट कैरिंग कंडक्टर. कैसे भाई, एक करंट कैरिंग कॉइल बना लो, तो उसमें क्या है, अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही तो घूम रहे होते हैं ना. तो एक ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन होगा, बोले ठीक है, इतनी तमीज से ऑर्बिट नहीं कर रहा बट चल तो रहा है, तो मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एज गुड एज करंट कैरिंग कंडक्टर. हेलो. यस सर. हाँ, तो करंट कैरिंग कंडक्टर तो हमने 10th में पढ़ा था. इफ देयर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर देन देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड टू इट. याद है? बड़ा अच्छे से देखा बेटा. क्लॉकवाइज करंट होगा तो फील्ड अंदर की तरफ रहता है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड बाहर की तरफ रहता है, क्लॉकवाइज होगा तो फील्ड अंदर की तरफ रहता है. याद है? मैग्नेटिक फील्ड होता है उसका. यस सर. हाँ, तो एन ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन is associated with हटा देता हूँ, possess magnetic dipole moment. Magnetic dipole moment produces
मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इट्स ओन। वो खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। I'll repeat, an orbiting electron possesses magnetic dipole moment and produces a magnetic field of its own। ठीक है, अभी आप वो सबको पता है एक ऑर्बिटिंग एक फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट है। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो अपने आप को अलाइन कर लेता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, राइट। अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये बार मैग्नेट मैंने फ्रीली सस्पेंड किया ऐसा है, अगर आपने इसको घुमा दिया तो ऐसे घूम के आएगा, राइट। तो मैं ये नहीं कहता आपको एग्जैक्टली सेम चीज अंदर होने वाली है, बट जो भी है मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, दूसरे मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है, राइट। लाइन्स एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगाती हैं, जो लाइन्स ऑफ फोर्सेस है दो मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक दूसरे पे लैटरल प्रेशर लगाती हैं, राइट। तो जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे और इसका खुद का एक भले वीक ही सही लेकिन कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड है, वो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेंगे, राइट। यस सर। हेलो। यस सर। हाँ, तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे देन atom is placed in an external magnetic field। खुद का तो हटाओ, बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी बात करता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया अगर, तो इलेक्ट्रॉन्स विल ओरिएंट देमसेल्फ इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन। कोई इधर घूम जाएगा, कोई कैसे भी हो जाएगा, कोई कैसे भी हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब शेल या शेल will change their orientation, will change their orientation in certain preferred direction। अब ये आज की डेट में आपको समझाना थोड़ा मुश्किल है, बट वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट। certain preferred direction, ऐसा नहीं है कि आज मूड हुआ तो इधर फिर कल उधर, ऐसा नहीं। प्रेफर्ड डायरेक्शंस है वो हमेशा उन्हीं डायरेक्शंस में अलाइन होते हैं। हमारी बात समझ में? इसके लिए वर्ड मैंने क्या यूज किया, सर्टेन प्रेफर्ड डायरेक्शंस, राइट। बस इन्हीं सर्टेन प्रेफर्ड डायरेक्शंस को हमने नाम दिया है ऑर्बिटल। different orientations in space correspond to different orbitals। different orientations in space correspond to different orbitals, यही अलग अलग ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। ये जो अलग अलग डायरेक्शन से अलग अलग ओरिएंटेशन है, इलेक्ट्रॉन वहीं मिलेगा जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा, उसी स्पेस को, उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं, राइट। नहीं समझा? तो इलेक्ट्रॉन अपने आप को डिफरेंट ओरिएंटेशंस में डाल देता है। तो जो ओरिएंटेशन, जो स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई ना, तो दैट इज व्हाट वी से ऑर्बिटल। यही तो पढ़ा हमने ऑर्बिटल के बारे में, राइट। यस सर। राइट, ओके। बस ये है जस्टिफिकेशन आपके इस कॉन्सेप्ट का, जी मैंने सका। अभी जस्टिफिकेशन पूरा हुआ नहीं है, थोड़ा सा और ऐड करना पड़ेगा मुझे। तो यहाँ तक पहुंचे हम लोग ऑर्बिटल्स में। पहले ऐसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाद में लिखता हूँ, क्योंकि अभी ऑर्बिटल थोड़ा डिस्कस करके सब बोलता हूँ। तो अब क्या होता है, जैसे एक सबशेल है, एक सबशेल के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अपने आप को अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंट करते हैं, राइट। अलग अलग डायरेक्शन में घूम जाते हैं, ठीक है। जब तक वो घूमे नहीं होते हैं, एक सबशेल के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी सेम होती है। रिपीट, जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक सबशेल के मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस, मतलब मैग्नेटिक फील्ड जब नहीं लगा होता, उन सब की एनर्जी सेम होती है। फिर बोलता हूं, एनर्जीज ऑफ
मतलब every electron in a subshell in absence of magnetic field is same. बिना मैग्नेटिक फील्ड के सबकी एनर्जी सेम। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो उनकी एनर्जीज में स्लाइट डिफरेंस आ जाता है, तो उन्हीं की एनर्जीज अलग अलग ओरिएंटेशन होने की वजह से एंगुलर मोमेंटम थोड़ा चेंज हो जाता है, थोड़ा एनर्जी चेंज हो जाती है, राइट? आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। तो जब थोड़ी थोड़ी एनर्जी चेंज हो गई तो वो जो एक शार्प लाइन मिल रही थी, अब वो इस लाइन स्प्लिट हो जाएंगे। हो रहा है ना विजुलाइज? नहीं होगा तो प्लीज बोलना, मैं वापस से एक्सप्लेन करूंगा। समझे सर? सो अब आ जाते हैं मैग्नेटिक क्या देता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट नंबर ऑफ प्रिफर्ड orientations correspond in any subshell, or in other words, that is number of orbitals in any subshell. Orbitals in any subshell. एक सबशेल में कितने पॉसिबल ओरिएंटेशंस हैं वो बताता है आपको कौन? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या आपको समझ में आई बात? आसान सी चीज लिख गई मैंने। कैसे? इट इज डिनोटेड बाय m, इट इज डिनोटेड बाय m। अब ये क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट वेयर। हेलो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट वेयर लिखा ना बेटा ऊपर ही। सबसेल। एक सबशेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हैं वो बताता है। तो सबशेल कितने हैं वो कौन बताता है? सबशेल का पता कौन देता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर एल देता है। तो एम की वैल्यू एल पे डिपेंड करेगी। क्यों भाई? एल बताता है सबशेल, और आप एक सबशेल के अंदर जाके ढूंढे, राइट? तो सेक्टर में जाओगे आप तो सेक्टर के करस्पॉन्डिंग आपको बिल्डिंग नंबर बताना है। आप ऐसा नहीं बोल सकते बिल्डिंग नंबर C111, ऐसा नहीं बोल सकते। बोले आप सेक्टर बताओ, उस सेक्टर का बिल्डिंग नंबर, फिर वो बिल्डिंग के करस्पॉन्डिंग फ्लैट नंबर होंगे। मैं ऐसा नहीं बोल सकता फ्लैट नंबर C401, ऐसे तो नहीं मिलेगा। वो तो आप पहले सेक्टर जाओगे फिर। तो ये वैल्यू एम की जो है वो एल के करस्पॉन्ड करती है। वैल्यूज ऑफ एम depends on L, depends on L as माइनस L से लेके प्लस। ओके, समझा? मतलब M की वैल्यू L की वैल्यू अगर 0 तो M की वैल्यू इफ L इज इक्वल टू 0 तो M -0 से लेके +0 के बीच में, मतलब टाइम पास की बात हो रही है, M इक्वल्स टू 0 एक ही। 1 कर दूं तो -1 से लेके 1 तक, और सब इंटीजर ही हैं। -1 से 1 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे? कौन कौन से इंटीजर्स हैं? अब ये तो बोलो यार। -1 से 1 0 3 नंबर। L इज इक्वल टू 2 होगा तो -2 से लेके +2, मतलब M की वैल्यू -2 -1 0 1 2। L की वैल्यू 3 तो -3 से लेके प्लस। M का वैल्यू हो गया -3 -2 -0 1 2। ठीक, 4 होगा तो -4 से +4, बाकी इतनी हमको जरूरत अभी तक पड़ी नहीं। क्लियर हो गया? हाँ सर। यस सर। सो अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या बताया आपने को। तो ओरिएंटेशन हो गए, और इन्हीं ओरिएंटेशन को नाम दिया है ऑर्बिटल। ठीक है, तो इन्हीं ओरिएंटेशन को नाम दिया ऑर्बिटल। तो एस सबशेल में अगर आप देखो L की वैल्यू अगर 0 है
तो S सब शेल है, बराबर है। यस सर। इसका शेप कैसा था? सर्कल था, ठीक है। यस सर। अब सर्कल सबसेल में कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं? एक स्फीयर का ओरिएंटेशन इधर से देखो, इधर से देखो, इधर से देखो, क्या चेंज होता है? स्फीयर में तो कोई ओरिएंटेशन होता ही नहीं है, तो बस इसको एक ही ऑर्बिटल होता है, उसको नाम दिया है एस ऑर्बिटल। आई रिपीट, एस सबसेल है, एस सबसेल में भाई एक ही ओरिएंटेशन होता है, ठीक, क्योंकि वो स्फेरिकल है बस। तो एक ही ऑर्बिटल है एस सबशेल में, एक ही ऑर्बिटल है, उसको बोलते हैं एस ऑर्बिटल। पी सबशेल में डंबल होता है, ठीक। अब डंबल के 3 ओरिएंटेशन होते हैं, ये और ये, राइट। बेसिकली अब बोलोगे ये क्या सर हवा में कुछ भी बोल रहे हैं, तो एक्चुअली ऐसे अपने आप को वो अलाइन कर लेते हैं। वहां पे कोई एक्स वाई जेड एक्सिस तो है नहीं, बट 3 ओरिएंटेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, राइट। तो उनमें से अगर एक को मैं एक्स एक्सिस बोल दूं तो दूसरे को वाई एक्सिस और तीसरे को जेड एक्सिस बोल सकता हूँ ना मैं। 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आते हैं। हेलो, यस सर। हाँ, तो एस सबशेल में एल का वैल्यू था 0, एम का वैल्यू 0। अब डंबल है तो पी सबशेल में एल का वैल्यू 1 था, एम की कितनी वैल्यूज आ गई? -1, 0, +1, नहीं, -1, 0, +1। हेलो, यस सर। तो ये जो 0 है, दिस करेस्पॉन्ड्स टू पी जेड। ये पी सबशेल था। पी सबशेल में 3 ओरिएंटेशन होते हैं, 0 करेस्पॉन्ड्स टू जेड, -1, +1 आप चेंज कर लो एक्स वाई रहते, तो उनको नाम दिया है, 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, राइट। तो L = 1 हुआ तो उसको बोलते हैं पी सबशेल। उस पी सबशेल में 3 पॉसिबल ओरिएंटेशंस होते हैं, 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, एक अलोंग एक्स एक्सिस, एक अलोंग वाई एक्सिस है ना, एक अलोंग जेड एक्सिस। एम की 3 वैल्यूज होती हैं, 0 ऑलवेज करेस्पॉन्ड्स टू जेड, -1, +1 आप चेंज कर लो, पी एक्स, पी वाई, पी एक्स, पी लिखो, चल जाए। क्या आपको समझ में आया? तो कितने ऑर्बिटल्स हैं एल सबशेल में? 3 ऑर्बिटल्स। 3 ऑर्बिटल्स, सर पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। अब डी सबशेल की अगर मैं बात करूं, डी सबशेल विच इज डबल डंबल, इन सबके शेप हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। तो L = 2 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग M की कितनी वैल्यूज होंगी? -2, -1, 0, 1, 2। 5 preferred directions are there, right? हेलो, हाँ। तो ये डबल डंबल होता है, ये कैसे शेप होता है ये अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में डिटेल में। बस अभी नाम बता दूं, 0 जो है ना, उसको नाम दिया है dz²। dz² इज सबस्क्रिप्ट, राइट। dz² करेस्पॉन्ड्स टू 0, dxz, dyz, dxz, dyz। आप एक्सचेंज भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। dx² - y², dxy, इनको भी आप एक्सचेंज कर सकते हो, राइट। dz² है 0, +1 -1 में dxz, dyz आप एक्सचेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। +2 -2 में नाम दिया है dx² - y² एंड dxy, आप एक्सचेंज कर लो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर। अब देखो L = 3 होगा, तो M की कितनी वैल्यूज हो गई? M की वैल्यू हो गई -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इनका शेप हमको पता नहीं है, बस इतना समझ लो आप कि F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। F सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं,
7 प्रेफर्ड डायरेक्शंस होती हैं, राइट। तो 7 ऑर्बिटल्स आते हैं, शेप्स आर कॉम्प्लेक्स, तो वो हम लोग लिखते नहीं है, ठीक है। हमारी बात समझ में? यस सर। अब देखो फिर से एक बार मैं वापस समझाता हूँ आपको कि हुआ क्या था जब इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जब हम बोलते थे ना, अब टेक्निकल लैंग्वेज बोलूँ मैं, इन एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड energy corresponding to different orbitals of same subshell, yeah, in absence of magnetic field energy corresponding to different orbitals of same subshell are equal, इसलिए इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनका नाम है, इनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। Hence are known as degenerate orbitals। जैसे ही आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे इनकी एनर्जी स्लाइटली चेंज हो जाती है। when we place atom in a magnetic field, energies of these electrons change slightly, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। hence fine lines, so hence energy lines, split lines in atomic spectra, ठीक है। आई बात समझ में? यस सर। हेलो, हाँ, बस एक लास्ट टॉपिक, लास्ट पॉइंट इसमें, magnetic quantum number also gives z component of angular momentum। अब ये सब हवा हवाई चीजें लगेंगी आपको, बट ठीक है, पता तो होना चाहिए। तो एंगुलर मोमेंटम मैथमेटिकली क्या प्रोवाइड करता है? LZ, Z component of angular momentum as mh/2π, ठीक है। एंड दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन L और N, ठीक है, सिर्फ M पे डिपेंड करता है। कौन? Z component of angular momentum, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम नहीं, ओवरऑल एंगुलर मोमेंटम तो डिपेंड करता है L पे, राइट। दिस गिव्स Z component of angular momentum, ठीक है। आई बात समझ में? हेलो, हाँ सर। चल, अब अगली कहानी हमारी आती है, लास्ट है, चौथा नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 3 क्वांटम नंबर जो थे, प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम व्हाट? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। एनर्जीज और वेव फंक्शन और सब निकाल गया था। अब हम ऑर्बिटल तक तो पहुंच गए, ये समझ लो फ्लैट के अंदर पहुंच गए। तो एज आई सेड कि लेट अस एज्यूम कि एक फ्लैट में मैक्सिमम 2 ही लोग रह सकते हैं, उनमें से एक मेल होना चाहिए, एक फीमेल, एक हस्बैंड और एक वाइफ, समथिंग लाइक दैट, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट ऐसा मान लेते हैं। तो हम ऑर्बिटल के अंदर तो पहुंच गए। वेयर आर वी नाउ? इन ऑर्बिटल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पहुंच कहाँ गए हम लोग? शेल। फिर उसके अंदर गए, अजीमुथल क्वांटम नंबर से कहाँ पहुंचे हम लोग? सबशेल। सबशेल के अंदर प्रेफर्ड डायरेक्शंस है, दोज आर नोन एज ऑर्बिटल्स। तो हम पहुंच गए ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है। अब एक ऑर्बिटल के अंदर 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ये रिजल्ट आपको पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल से मिला। तो एक ऑर्बिटल के अंदर
दो ही इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन जब अंदर रहेंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं। अब स्पिन करने की कितनी डायरेक्शन हो सकती है? अगर आपको मैं बोलूं एक टॉप दे दूं और बोलूं इसको स्पिन करो, या फुटबॉल दे दूं बोलो स्पिन करो, तो आप कितने तरीके से स्पिन कर सकते हो उसको फ्लोर पर रख के? हेलो, स्पिन करने के दो डायरेक्शन, या तो क्लॉकवाइज घुमाओगे या तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करोगे, राइट? बस वही है स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है, सॉरी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है, ये आपको 12th में समझेगा डिटेल में, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। सो स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? इलेक्ट्रॉन्स इन, सॉरी, या पहले इन जनरल इलेक्ट्रॉन्स, या चलो एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन भी उठाओगे ना, आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन्स, ग्रामेटिकल एरर हो रहा है, पहले लिखता हूं इलेक्ट्रॉन्स, electrons do not perform orbital motion only, instead they perform rotational motion, that is spin, perform rotational motion, वो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करते हैं, दैट इज स्पिन मोशन। एक इलेक्ट्रॉन है ऐसा, तो वो ऐसा भी घूम रहा है, ठीक है, वो इधर उधर जो है ऑर्बिटल में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, जो कर रहा है, बट इसके साथ साथ वो स्पिन मोशन भी करता है, राइट? एंड टू योर सरप्राइज, नॉट नेसेसरली इन, मतलब जब एटम के अंदर है, अगर आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन रखोगे ना तो वो भी स्पिन मारता है, राइट? इवन आइसोलेटेड, even isolated electron performs spin motion, ठीक है? आ रही बात समझ में? एक आइसोलेटेड इलेक्ट्रॉन भी स्पिन करता है, राइट? अब होता क्या है, मैक्स 2 electrons can be accommodated in any orbital, एक ऑर्बिटल में मैक्स 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ठीक है? तो मैक्स 2 electrons can be accommodated in any orbital, and the two electrons in any orbital spin in opposite direction, क्या कहते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, स्पिन इन अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करता है, ठीक है? आज बात समझ में? एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा अगर एक इलेक्ट्रॉन, एक ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो दूसरा क्या करेगा? एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा, ठीक है? तो अब मुझे बताना है कि वो स्पिन कौन सा वाला, क्लॉकवाइज वाला है या एंटी क्लॉकवाइज वाला है, राइट? तो उसमें से उसके लिए हम लोग बनाते हैं स्पिन क्वांटम नंबर एस, उसकी 2 वैल्यू लिखते हैं हम लोग, और कोई, और इसकी वैल्यू किसी पे डिपेंड नहीं करती है, सेल्फ वैल्यू एस इक्वल्स टू +12 और -12। +12 -12 का स्टोरी क्या है वो आपको हायर सिलेबस मालूम चलेगा, राइट? तो जस्ट से दैट द 2 values, possible values of spin quantum number are +12 and -12. You can use +12 corresponding to anti-clockwise and -12 corresponding to clockwise, right? कभी कभी इनकी वैल्यूज नहीं भी लिखते, सिर्फ एरोज से दिखा देते हैं, अप और डाउन, ऐसे ये एरो दिखा देते हैं। So instead of saying +12 -12, you can also use the 2 arrows, up arrow and down arrow. आई बस में? हेलो, Yes, sir. ओके,
पता नहीं आवाज आई नहीं, कुछ कोई बोलना चाह रहा था बट नहीं समझ पाया मैं। ओके, डाउट है, मैं रुकूं या आगे बोलो? नहीं, ठीक है ना। स्पिन क्वांटम नंबर, थोड़ा सा मैग्नेटिज्म के बारे में बात करूंगा मैं। स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। स्पिन क्वांटम नंबर ये ना तो आपका एंगुलर मोमेंटम बताएगा, ना एनर्जी लेवल बताएगा, ना सब एनर्जी लेवल, कुछ नहीं बताएगा। ये बताएगा आपकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को। तो स्पिन क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स और डिटेल्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, मटेरियल की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है। ठीक है, कैसी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? क्या होता है? दिस ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म, there's a topic in 12th standard, origin of magnetism, there is a topic in 12th standard in physics। तो वहां पे आप डिटेल में समझोगे, फिलहाल मैं आपको 2-4 लाइन बोल देता हूँ। क्या होता है? किसी भी मैग्नेट का एक डाइपोल मोमेंट होता है जो बताता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। ठीक, तो जैसे ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है, दोनों का डाइपोल मोमेंट होता है वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर दो डाइपोल मोमेंट है आपके पास, राइट, जो इक्वल एंड अपोजिट है एक दूसरे के, तो हम बोलते हैं दे नलीफाई ईच अदर, दे कैंसल ईच अदर। तो ये एक दूसरे के मैग्नेटिज्म को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, अगला स्टेटमेंट मैं ऐड करूंगा कि जैसे ये दो इलेक्ट्रॉन है, सपोज एक ऑर्बिटल में दो ही इलेक्ट्रॉन है और एक कैसे रोटेट कर रहा है? क्लॉकवाइज। तो उस क्लॉकवाइज रोटेशन की वजह से कुछ डाइपोल मोमेंट प्रोड्यूस होता है, उसको बोलते हैं स्पिन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, म्यू से डिनोट करते हैं, राइट। और तो क्लॉकवाइज वाले का कुछ एक डाइपोल मोमेंट आएगा और एंटी क्लॉकवाइज वाले का भी आएगा, एंड इत्तेफाक से दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और नेट डाइपोल मोमेंट हो जाता है 0। तो अगर कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके जितने भी ऑर्बिटल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, सब में दो दो है, सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो सब में दो दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या करेंगे? ये दोनों एक दूसरे के डाइपोल मोमेंट को कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, तो नेट डाइपोल मोमेंट कितना बचा है? एम नेट इज 0। सो नेट डाइपोल मोमेंट ऑन एनी atom will become 0 if each orbital contains 2 electrons। सारे ऑर्बिटल्स में अगर दो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होगा कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर करके लास्ट में नेट डाइपोल मोमेंट बचेगा 0। ठीक है, अगर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, अच्छा, ऐसे सब्सटेंसेस को नाम दिया है डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, राइट। इनमें क्या खासियत होती है? दे आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेट्स, राइट। डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग 12th में, राइट। ओके, अच्छा, अब दूसरा क्या हो सकता है? ये भी तो पॉसिबल है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि दो होने ही है, आपके दो से कम भी हो सकते हैं। तो अगर आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिटल में दो दो नहीं है, जैसे इसमें दो है, ऐसे होते नहीं, समझो इसमें तीनों में एक एक है या दो ही में एक खाली पड़ा, तो अब क्या होगा? ये या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा, पेयर में नहीं है ना। अगर एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनको नेसेसरली अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करना पड़ेगा, बट हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होंगे तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में रिवॉल्व कर रहे हैं, राइट, स्पिन कर रहे हैं, तो इनका डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल नहीं करता और कुछ डाइपोल मोमेंट बच जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट इज नॉट 0। एज अ रिजल्ट इनका एक एक एटम अपने आप में मैग्नेट होता है,
ऐसे मटेरियल्स को बोलते हैं पैरामैग्नेट, और वही बाद में कुछ और प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं तो बन जाते हैं फेरोमैग्नेट्स। तो पैरामैग्नेट एंड फेरोमैग्नेट्स में सब्सटेंसेस में नेट डाइपोल मोमेंट ऑन एनी एटम इज नॉट जीरो। उनका एक एटम अपने आप में छोटा मैग्नेट होता है। क्लियर है? सर वहाँ पे एम नेट ग्रेटर देन 0 ये लिखा है। अच्छा, नॉट इक्वल टू, इसमें इक्वल टू जीरो, इसमें नॉट इक्वल टू जीरो, इनफैक्ट ग्रेटर देन जीरो। ऑब्वियसली अगर आप प्लस माइनस नहीं मानते हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो ग्रेटर देन जीरो। गलती से लिख गया, इसमें इक्वल टू जीरो तो इसमें नॉट इक्वल टू जीरो होता है। ठीक है, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आपको देखना, डायरेक्शन उसमें कुछ है ही नहीं, बहुत सारी डायरेक्शन है, उसको प्लस माइनस कर नहीं सकते। तो अगर डायरेक्शन इग्नोर करो तो हम लोग ग्रेटर देन जीरो बोलेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड। राइट? यस। ओके, चलो स्टॉप हियर, मिलते हैं कल का टाइम बताता हूँ मैं कल।